पेज नंबर 82। ठीक है, तीसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। पहले एमसीक्यूज़ करते हैं, 10 एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल हैं, वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल कहाँ हैं। सही है, न्यूमेरिकल अलग से नहीं दिए हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल भी हैं। तो पेज नंबर 82 के ऊपर निकाल लें एमसीक्यूज़। पहला, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डैश। न्यूटन का पहले कानून को लॉ ऑफ डैश भी कहते हैं। स्पीड, रेस्ट, इनर्शिया और फोर्स। इनर्शिया सही है, जमूद का कानून भी कहते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। नंबर सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी में जितनी क्वांटिटी होती है मैटर की, उसे क्या कहते हैं? मास, वॉल्यूम, एरिया और वेट। मास, मादे की मिकदार जो मौजूद होती है उसे क्या बोलते हैं? मास। दूसरे में क्या आ गया? मास। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी हरकत की मिकदार कंटेन इन अ बॉडी, जो एक बॉडी में मौजूद होती है उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की जो मिकदार जमा हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? मोमेंटम। नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन डैश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट, एक ही रहता है। रिटेन्स मोर मोमेंटम, मज़ीद मोमेंटम हासिल कर लेता है। लूज सम मोमेंटम, थोड़ा मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। नॉन ऑफ अबव इज़ ट्रू, इनमें से कोई दुरुस्त नहीं है। कौन सा दुरुस्त है? रिमेन्स कांस्टेंट, सही, सेम रहता है, तो ए इसमें दुरुस्त है। पांचवा सवाल, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस से मालूम किया जा सकता है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ डैश, डैश की वेरिएशन की वजह से, एक्सेलरेशन की, ग्रेविटेशनल पुल की, वेलोसिटी की या साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, सही है। इसमें क्या बात कही जा रही है? इसमें ये बात कही जा रही है कि वो जो एक मीटर होता है ना स्प्रिंग वाला, लड़के जानते हैं उसको, ऐसे मीटर होता है, सही है। इसमें यहाँ रीडिंग होती है और इसके नीचे यहाँ पे एक हुक होता है। कोई भी बोरा हम यहाँ अटकाते हैं तो ये खींचता है इसको, तो ये क्या होता है? इसका निडल आगे बढ़ती है, इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो जब आप इसके ऊपर कोई बोरा लटकाएंगे बड़ा सा तोलने के लिए इसे, तो ये कोई रीडिंग देगा आपको। लेकिन अगर आप इसी स्प्रिंग बैलेंस को मरी में ले जाएं, कहाँ ले जाएं, तो वहाँ ये रीडिंग कम देगा। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि स्प्रिंग बैलेंस दरअसल मास नहीं बताता, वेट बताता है। ज़मीन इसको कितनी क़ुव्वत से खींच रही है वो बताता है। अगर आप इसको तोलेंगे तराजू पे रख के तो वो क्या बताएगा? इसका मास बताएगा। यही सवाल पूछा था कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, अगर आप इसको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नोट करें तो मुख्तलिफ वज़न आएगा। इसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशनल पुल के चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने आपको निशान किस पे लगवाया? वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल पुल। नंबर 6, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। एक खाली शॉपिंग की ट्राली को पुश करना आसान होता है देन अ फुल वन, भरी हुई के मुकाबले में। बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज़ मोर मास, क्योंकि जो भरी हुई कार्ट होती है उसका वज़न, मास ज़्यादा होता है देन द एम्प्टी वन, खाली के मुकाबले में। दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय डैश। इसको आप कैसे बता सकते हैं? मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही, मास जितना कम होगा फोर्स उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर इस बात को किससे जाहिर कर सकते हैं? डी, F is directly proportional to M. F is directly proportional to, पता चल गया ना क्यों?
मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, मास कम होगा तो फोर्स, तो डी इसमें दुरुस्त है। ठीक है, अब आइए 7, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किस जानिब होती है? सेंटर की जानिब होती है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर होती है, अलोंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के करीब होती है, ऑल साइड हर तरफ होती है, अवे फ्रॉम सेंटर, बी इसमें दुरुस्त है, सेंटर से दूर ले जाती है वो। फ्रिक्शन अपोजिस मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ, फ्रिक्शन जो है मोशन को रोकती है दो बॉडीज़ के दरमियान। क्यों रोकती है? नंबर 1, चार्जेस ऑन बॉडीज़, बॉडी पे चार्ज होते हैं। नंबर बी, वेट ऑफ बॉडीज़, बॉडी का वेट होता है। नंबर सी, रफनेस एंड सरफेस, रफनेस और सरफेस की वजह से ऐसा होता है। या नॉन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो फ्रिक्शन क्यों पैदा होती है? रफनेस ऑफ सरफेस या वेट ऑफ बॉडीज़। देखा जाए तो ये दोनों सही हैं, बी भी सही है और सी भी सही है, सही है, लेकिन ज़्यादा सही वेट है, इसलिए कि आप फ्रिक्शन को जब रिलेट करते हैं तो किससे करते हैं? वेट से करते हैं या रिएक्शन से करते हैं, इसलिए ज़्यादा सही जो है वो बी है, सॉरी हाँ बी है, और थोड़ा बहुत सही सी भी है। नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो फोर्स ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? नंबर 1, इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ी होती है। इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ी होती है। इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होती है। ऑल आर ट्रू, यह सब सही है, सब सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग से भी ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग से भी ज़्यादा होती है और काइनेटिक से भी ज़्यादा होती है, तो सब इसमें सही है। ठीक है, 10वां, अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 kg अक्रॉस लेवल ग्राउंड। एक आदमी धक्का लगा रहा है क्रेट पर, 25 किलोग्राम का है वो, और लेवल हॉरिजॉन्टल, और फोर्स कितने लगा रहा है? 60 न्यूटन। कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द स्लेज। 20 न्यूटन की जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के तौर पर लगती है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज? स्लेज का एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लेज का मतलब कोई लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी की कोई चीज़ है, उसके ऊपर एक बक्स रखा हुआ है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये कोई स्लेज है लकड़ी का, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? कोई बक्स क्रेट रखा हुआ है। क्रेट समझ रहे हैं? बोतलें भरी हुई हैं इसमें। वो इसको धक्का लगा रहा है ऐसे करके स्लेज को। कितनी धक्का लगा रहा है? 60 न्यूटन की फोर्स से लगा रहा है। और इसका अपना जो वज़न है वो कितना है? मास कितना है इसका? 25 kg। ठीक है। और इनको रोकने के लिए जो फोर्स लग रही है यहाँ, जो इसको रोक रही है, वो कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। सवाल क्या है, जब ये धक्का लगाएगा तो इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है। पकड़ पाए आप बात? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, और इसमें फ्रिक्शन का कांस्टेंट दिया हुआ है? नहीं ना? ठीक है। अच्छा जी, ये साहब कितने न्यूटन से फोर्स लगा रहे हैं? 60 न्यूटन से लगा रहे हैं। और रुकावट कितनी फोर्स डाल रही है? 20 न्यूटन डाल रही है। इसका मतलब है इसको चलाने में कितनी फोर्स इस्तेमाल हो रही है? 40। सही है। बाकी 20 कहाँ जा रही है? उसको बैलेंस करने में। तो असल फोर्स जो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है वो कितनी है? 40 न्यूटन। मास कितना है इसका? 25 kg। मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो बड़ा सादा सा सवाल हो गया। फार्मूला क्या होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए।
फोर्स कितनी है 40, m कितना है 25, a मालूम करना है। 25 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके, डिवाइड करेगा 40 को, तो एक्सेलरेशन बराबर है 40/25, 5 × 40, 5 × 25, a बराबर है 5 × 5, 5 × 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जवाब क्या आ गया? चारों जवाब में से कौन सा जवाब 1.6 है? बी। तो बी सही है इसका, बी पे निशान लगा लें। ठीक है, इसको ऑन ऑफ करें, इसको ऑफ कर दिया। ठीक है भाई, अब हम पेज नंबर 83 पर हैं और उसमें टॉपिक है मोमेंटम। सही है, मोमेंटम के न्यूमेरिकल हैं। पहला तो लिखा हुआ डिफाइन मोमेंटम, ये तो सवाल है। इसके बाद इसका बी देख रहे हैं हम। बी में क्या लिखा है? फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 6 kg है और वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मालूम क्या करना है? मोमेंटम। तो इसका डेटा क्या हो गया आपके पास? दो चीज़ें दी गई हैं, मास 6 kg और वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। मालूम क्या करना है? मोमेंटम। क्या फार्मूला था मोमेंटम का? हाँ भाई, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम बराबर होता है m/v। भूले नहीं भाई आप लोग, अगर भूलेंगे तो हो गया कहाँ। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? तो हम लिखें p बराबर है m/v। m की जगह पे क्या लिखेंगे? 6 और v की जगह पे क्या लिखेंगे? 25। 25 6 हो गया 150। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का यूनिट बिल्कुल भी कोई नहीं पढ़ रहा। m/v तो हो गया, हल कर लिया। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट इसको नापते किस में? कोई नहीं, न्यूटन सेकंड। इसका मतलब है कोई बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा, बस मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ, है ना? घर पे जाके देख नहीं रहे आप लोग। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? उतारिए, ऑफ करें। सही है। इसी तीसरे पहले ही सवाल का इसका बी पार्ट भी है। सॉरी सी, ये बी था, ये क्या था? अब इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या बोल रहा है? सी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी। बताइए वेलोसिटी क्या होगी इफ़ द मोमेंटम बिकम्स 200 न्यूटन। क्या वेलोसिटी होगी अगर उसका मोमेंटम कितना हो जाए? 200 न्यूटन हो जाए। अच्छा, मास तो वही रहेगा। मास क्या रहेगा? वही 6 kg। तो 6 kg मास हो और मोमेंटम उसका 200 हो जाए, तो अब बताइए कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो हम फिर जानते हैं फार्मूला P किसके बराबर है? m/v के। P की जगह पे क्या लिखे हैं? 200 न्यूटन हो जाए, मास कितना रहे? 6 ही रहे, तो v मालूम करना है। 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 200 को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला 6 × 18, फिर 2 बचे, वहाँ चले गया 20, फिर 6 × 18, फिर 6 × 18, ये 33.33 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या होगी? वेलोसिटी होगी। मैंने इसको डिवाइड किया है 200 को किससे? 6 से। तो जवाब क्या आया? 33.33 मीटर पर सेकेंड। उतार लें बस भाई।